लिसन केअरफुली हियर. स्टार्टिंगचे 10 मिनिटं महत्त्वाचे. फर्स्ट इज नथिंग बट डिसिजन व्हेरिएबल इज दॅट. डिसिजन व्हेरिएबल मध्ये आपण काय करतो, कंपनीचे प्रोडक्ट असतील किंवा अजून काय असतील त्याला आपण काय करतो, व्हेरिएबल डिक्लेअर करतो. जसं की एक्स व्हेरिएबल, वाय व्हेरिएबल, दोन प्रोडक्ट असतील लाईक टेबल चेअर्स असतील तर टेबल लाईट्स चेअरला वाय त्याप्रमाणे. देन आफ्टरवर्ड if it is a type of magazines are there, so you can do magazine A by X and magazine B by Y. Or sometimes there is a two types of chemicals, chemical A ला X, chemical Y आता आपण डिनोट करतो. ओके, त्यानंतर डिसिजन व्हेरिएबल्स नंतर सेकंड स्टेप असते याच्यात. काय असं नाही का कोणाला? नेक्स्ट वन इज अ ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन इज दॅट वन. ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन म्हणजे कंपनीचा ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन, कुठलीही कंपनी कुठलाही काय असेल बिझनेस असेल तर त्याचा काही ना काही ऑब्जेक्ट असतो. प्रत्येकाचा ऑब्जेक्ट असतो. आता याचा ऑब्जेक्ट काय असेल की मॅक्सिमम प्रॉफिट कशी असेल है ना. दिस वन इट इज अ ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन. कंपनीचा ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन म्हणजे काय, म्हणजे त्याचा प्रॉफिट याच्यामध्ये आणि मिनिमाइज सेपरेशन मध्ये कमीत कमी पैशामध्ये जास्तीत जास्त फायदा मिनिमाइज सेपरेशन आणि मॅक्सिमम मध्ये मॅक्सिमम प्रॉफिट इज देअर. त्यानंतर थर्ड वन इज अ कन्स्ट्रेंट. कन्स्ट्रेंट मीन्स कंपनीकडे रॉ मटेरियल है ना. कंपनीकडे रॉ मटेरियल किती अवेलेबल आहे ना, त्याच्यावरच आपल्याला कंपनीचा नेक्स्ट प्रोडक्शन त्यांना करता येईल. त्या बघूनच त्यांना नंबर ऑफ वर्कर वाढवता येईल. आपल्याकडे एवढा रॉ मटेरियल आहे, समजा फॉर एक्झाम्पल 5 लाख रुपये आहेत, 5 लाख रुपये बिझनेस करायचं तर आपण त्याच्यामध्ये सगळं करून 5 लाख मध्ये काय काय करता येतो त्याचे सगळं आपण नियोजन करतो, प्लॅनिंग करतो. त्याप्रमाणे कन्स्ट्रेंट मध्ये तसंच असतात की कंपनीकडे किती रॉ मटेरियल आहे त्याप्रमाणे त्याला किती काम करायचं. दिस ऑल अबाउट कन्स्ट्रेंट. अँड फोर्थ वन इज नथिंग बट फॉर्म्युला. Formulation of LPP. Formulation is very simple one. Formulation में कोई खास बात नहीं. Formulation is depend on this one. If once we know the objective function and constraint, we can write in terms of formula is there. So in that one, कोई भी थ्री टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 4 स्टेप्स अवेलेबल है. पहले स्टेप में डिसीजन वेरिएबल, we have to declare the variable here x and y. If there are two products are available, means chemical A and chemical B, so we have to denote the variable x by chemical A and variable y by chemical B is there. Then x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. In that objective function, it is the purpose of company. It is the purpose means it is the profit. It is related to the profit of company, है ना. इसमें क्या है, कंपनी का प्रॉफिट है ना, तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव वही है, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेने का, है ना. दिस इज द objective function here. So see here now here. So in that one, so what we can see that here, objective function में इसका प्रॉफिट आ जाएगा, है ना. इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कैसा, जैसे कि केमिकल A और केमिकल B है, the profit on 1 unit of chemical A, for example 3, तो ऐसा प्रॉफिट ऑन x unit of chemical A कितना रहेगा 3x. the profit on 1 unit of chemical B is equal to 2. तो ऐसा अगर से y यूनिट से उसने अगर से दिखाया तो द प्रॉफिट ऑन y यूनिट ऑफ केमिकल B इज इक्वल टू 2y. तो टोटल प्रॉफिट z कितना हो गया 3x plus 2y. इट इज द टोटल प्रॉफिट. इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कैसा, एक यूनिट के पीछे कितना, तो अगर से ऐसे x यूनिट दिखाया तो कितना फायदा 3x का, समझो फॉर एग्जांपल. केमिकल B अगर से एक यूनिट के पीछे कंपनी को 2 रुपए का फायदा हो रहा होगा, तो ऐसा अगर से कंपनी ने y यूनिट दिखाया तो कितने का फायदा 2y का. तो टोटल प्रॉफिट क्या, कंपनी में दोनों भी प्रोडक्शन है, केमिकल A और केमिकल B, तो टोटल प्रोडक्शन में टोटल प्रॉफिट में दोनों की एडिशन 3x plus 2y is there. It is the objective function. And constraint is nothing but constraint ये अपने कंपनी का कच्चा रॉ मटेरियल, मतलब कैसा है, कोई भी कंपनी अगर से स्टार्ट करने का है तो यहाँ पे वो के पास एक फिक्स अमाउंट रहता है, वो अमाउंट के अंदर वो सब जितना भी उसका कारोबार है वो सब चलाएगा, बिजनेस चलाएगा. तो ये कंस्ट्रेंट रेस्ट्रिक्शंस है कि भाई इसके पास इसका इतना मशीन अवेलेबल है, इतने वर्कर्स अवेलेबल है, इतना टाइम अवेलेबल है. दिस वन ये अपने को कंस्टेंट बताता है, इसके हिसाब से फिर प्रोडक्शन बढ़ाएगा इसके हिसाब से. और लास्ट में फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी मींस, फॉर्मुलेशन मींस once you know the objective function and constraint, then we can write in terms of formula is there. उसमें फिर अपन फॉर्मूला में लिख सकते हैं. So very simple one. So let us start now. तो कोई भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कल का एक क्वेश्चन रिपीट करेंगे अपन.
है ना, बरेच मुलांचे कमेंट आले होते की सर रिपीट घ्या म्हणून. तर रिपीट घ्यायची हो सर. क्वेश्चन सगळ्यांनी व्हिडिओ पाहिला असेल. व्हिडिओमध्ये तुम्हाला लक्षात आलं असेल की 4 स्टेप मध्ये करायचं कुठल्याही क्वेश्चनला न वाचता, म्हणजे बघा पूर्ण क्वेश्चन जरी नाही वाचला आपण तरी आपल्याला ते क्वेश्चन सॉल्व्ह करता येईल. जसे की बघा कालचा क्वेश्चन नंबर 3 जे होता, कल का क्वेश्चन नंबर 3 देखो. क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा था, कंपनी मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल ए एंड केमिकल बी. यही समझ में आ गया. कंपनी का मैन्युफैक्चर दो प्रकार के प्रोडक्ट है, एक केमिकल ए और एक केमिकल बी. सबसे पहली स्टेप मतलब क्या, डिसीजन वेरिएबल. हम क्या करेंगे, ये दो केमिकल को वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे. डिसीजन वेरिएबल मतलब यू हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल फॉर दैट वन. तो यहाँ पे अपन कैसे डिक्लेयर करेंगे, पहली स्टेप है इसका डिसीजन वेरिएबल. तो डिसीजन वेरिएबल में क्या डिक्लेयर करेंगे अपन, उसके वेरिएबल. तो सबसे पहली स्टेप क्या रहेगी, लेट x नंबर ऑफ केमिकल ए एंड y नंबर ऑफ x नंबर ऑफ केमिकल ए एंड y नंबर ऑफ केमिकल बी बी मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस बाय कंपनी. यहाँ क्या दिया आपने, कंपनी मैन्युफैक्चर दिया, बी मैन्युफैक्चर बाय कंपनी. अब ये केमिकल ए और केमिकल बी इसका प्रोडक्शन है दिस वन. तो ये हमेशा क्या रहने वाले, पॉजिटिव. प्रोडक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव. नेगेटिव कैसा रहेगा, अगर से प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया तो कंपनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी. कोई भी कंपनी में अगर से प्रोडक्ट बनना बंद हो गया तो कंपनी का क्लोज है. तो बिकॉज ऑफ दैट देन नेक्स्ट स्टेप से क्या रहेगा, ऑलवेज x greater than equal to 0, y greater than equal to 0 is there. Product is always a positive quantity is there. ये हो गई पहली स्टेप. वेरी सिंपल वन. क्या करें अपन इसमें, वी हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल फॉर दैट वन. केमिकल ए के लिए x वेरिएबल, उसी प्रकार से केमिकल बी के लिए y वेरिएबल. देन x greater than equal to 0, y greater than equal to 0 is there. अगली स्टेप की तरफ जाएंगे. नेक्स्ट इज नथिंग बट ऑब्जेक्टिव फंक्शन. अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या, एकदम सिंपल. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कैसा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब कंपनी का ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब कंपनी का प्रॉफिट रिलेटेड है. अब प्रॉफिट के लिए पैसे इधर जाओ, कहां पैदा उसको देखो. यहाँ पे सीधा पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हुए डायरेक्ट यहाँ पे द कंपनी गेट्स प्रॉफिट ऑफ ₹350 एंड ₹400 बाय सेलिंग 1 यूनिट ऑफ ए एंड 1 यूनिट ऑफ बी. कंपनी को 1 यूनिट ऑफ ए केमिकल ए जर विकलं तर कितीचा फायदा, 350. आणि केमिकल बी चा 1 यूनिट विकला तर कितीचा फायदा, 400. याला व्यवस्थित लिहिता येईल आपल्याला. कैसे लिखेंगे अपन इसको, द प्रॉफिट, जरा इसको अपन जरा ऐसे लिखेंगे, द प्रॉफिट ऑन, हमेशा ये एकदम कॉमन है सब में, सगळ्यांमध्ये कॉमन. द प्रॉफिट ऑन 1 यूनिट, पहले अपन ने जो 1 यूनिट जो वाला है ऑन केमिकल ए, तो रफली तो इज इक्वल टू ₹350. देखो 1 यूनिट केमिकल ए के पीछे 350 का फायदा. कंपनी ने 1 यूनिट अगर से बिकाया केमिकल ए तो कितना मिलेगा, ₹350 एक्स्ट्रा. राइट है. त्याप्रमाणे द प्रॉफिट ऑन 1 यूनिट, काल हे झालेला क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ दैट 1 यूनिट ऑफ केमिकल बी के 1 यूनिट के पीछे कितने का फायदा, 400 का. और ऐसा कंपनी अगर से y यूनिट बिकाती है केमिकल बी का तो कितने का फायदा, 400y का, ₹400y. तो एक के पीछे 350, ऐसे x यूनिट बिकाएंगे तो कितना, 350x. 1 यूनिट के पीछे कंपनी को कितने का फायदा, 400 का. ऐसे अगर से y यूनिट बिकाएंगे तो कितना का, 400y. और कंपनी में ये दोनों भी केमिकल और केमिकल भी मैन्युफैक्चर हो रही है. इसके टोटल प्रॉफिट क्या रहेगा, दोनों की एडिशन. तो लेट दैट बी द टोटल प्रॉफिट व्हिच इज नथिंग बट 350x plus 400y. This is your objective function which is to be maximized. ये अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज. एकदम सिंपल. दो स्टेप में कोई प्रॉब्लम कोई भी नहीं. पहला डिसीजन वेरिएबल में वेरिएबल डिक्लेयर करो दो प्रोडक्ट के लिए. सेकंड इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रिलेटेड विद द प्रॉफिट. प्रॉफिट मींस नथिंग बट 1 यूनिट के पीछे इतना, तो x यूनिट के पीछे इतना. 1 यूनिट ऑफ केमिकल बी के लिए इतना, तो y यूनिट ऑफ केमिकल बी के लिए इतना. तो टोटल प्रॉफिट मतलब z is the total profit, which is nothing but it is the sum of chemical A plus chemical B. 350x plus 400y. ये हो गया सेकंड स्टेप. ठीक है, तो इतना सिंपल है. कल नहीं समझ में आया, बहुत से बच्चों की कंप्लेंट भी वेरी सिंपल. 4 स्टेप्स आर देयर. सिर्फ 4 स्टेप में कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का है. आप बोलो नेक्स्ट क्या है इसका. नेक्स्ट क्या रहेंगे इसके कंस्ट्रेंट्स. वेरी सिंपल वन. आप कंस्ट्रेंट मतलब कंपनी का
कंपनीकडे असलेला रॉ मटेरियल, कच्चा माल कंपनी का, अभी तो अभी एकदम सिंपल। तो क्वेश्चन की तरफ मेरे ख्याल से टेबल में दिया वाला है, आई थिंक सो, यस टेबल में सब दिया वाला है। देखो टेबल कितना अच्छा दिया वाला है, एकदम सिंपल टेबल दिया वाला है, कोई इसमें टेबल से अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो टेबल हमेशा ये फॉर्म में लेना चाहिए, ये देखो टेबल, तो टेबल में क्या खास बात है, ये इतना। तो सबसे पहले यहाँ पे टेबल में केमिकल, कितने प्रकार के केमिकल है अपने पास अवेलेबल, 2 प्रकार के, केमिकल ए जिसको अपन ने वेरिएबल एक्स बोला, और केमिकल बी जिसको अपन ने वेरिएबल वाई बोले वाला है। और अवेलेबिलिटी मतलब कंपनी के पास है कितना अवेलेबल केमिकल ए और केमिकल बी तैयार करने के वास्ते जो मटेरियल लगने वाला है, ये मटेरियल, तो कंपनी के पास कितना मटेरियल अवेलेबल है ये डब्ल्यू में आएगा। तो 2 प्रकार के मटेरियल कंपनी के पास है, केमिकल ए, ऐसा कोई भी चीज तैयार करने के लिए केमिकल ए और केमिकल बी तैयार करने के लिए कुछ तो मटेरियल लगे ना, जैसा टेबल और चेयर्स है, तो टेबल और चेयर तैयार करने के लिए उसके लिए मटेरियल अलग से लगेगा, है ना, वुड लगेगा, स्टील लगेगा, लाइक दैट। उसी प्रकार से केमिकल ए और केमिकल बी तैयार करने के लिए मटेरियल क्या लिया अपन ने, पी और क्यू समझो। तो उसमें क्वांटिटी दिया वाला है, केमिकल ए तैयार करने के वास्ते पी मटेरियल 3 यूनिट लगता है, तो केमिकल बी के वास्ते पी मटेरियल कितना लगता है 2, और कंपनी के पास टोटल पी मटेरियल कितना अवेलेबल है 120। ऐसा इसका मीनिंग है, कल नहीं समझाऊंगा तो आज समझ के लो क्या है इसका मीनिंग, कि केमिकल ए अगर से कंपनी को बनाने का है, मैन्युफैक्चर करना है, तो वो क्या करेगा, उसके पास अवेलेबल मटेरियल पी है, तो कितना यूनिट लगेगा पी मटेरियल 3 यूनिट, और केमिकल बी तैयार करना है तो कितना लगेगा उसको 2 यूनिट, और टोटल अवेलेबल कंपनी के पास कितना है 120, मतलब उसको 120 में से कितना नंबर ऑफ केमिकल ए कितना नंबर ऑफ केमिकल बी तैयार कर प्रोडक्ट प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर करेगा, ये इस पे यहाँ पे डिपेंड है, ये इसका रॉ मटेरियल है। क्यू मटेरियल देखो, क्यू मटेरियल केमिकल ए के वास्ते क्यू मटेरियल कितना लगता है 2 यूनिट, एक तैयार करने के वास्ते, और यहाँ पे कितना 5 यूनिट, और टोटल क्यू मटेरियल कंपनी के पास कितना है 160। तो ये है कंपनी के पास रेस्ट्रिक्शन, ये कंपनी को अगर से एक केमिकल ए तैयार करने का है तो पी मटेरियल इतना और क्यू मटेरियल इतना, केमिकल बी तैयार करने का है तो पी मटेरियल इतना और क्यू मटेरियल इतना, और टोटल अवेलेबल इतना है। तो ये कंपनी के रेस्ट्रिक्शंस है कि कंपनी इसी में खेल कर सकती है, इसमें 120 और 160 जो पी और क्यू मटेरियल है, इनके इतना यूज करके वो नंबर ऑफ जो केमिकल और केमिकल भी तैयार कर सकता है। तो ये इसकी बाउंड्री है, रेस्ट्रिक्शंस है, कितने भी नहीं करेंगे, इनफाइनाइट, इतना अवेलेबल है तो इतने में ही उसके रेस्ट्रिक्शंस है। कंस्ट्रेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज constriction, constraint is also called as a restrictions is there, restriction मतलब बाउंड्री, बंधन, कंपनी का बंधन है कि इतना मटेरियल अवेलेबल है तो उसको कितने नंबर ऑफ केमिकल और केमिकल भी तैयार करना है, दिस वन इट इज द रिस्ट्रिक्शंस। तो पहली रिस्ट्रिक्शन क्या होगी, इस प्रकार से ऐसे जाएंगे, पहले दोनों का आना चाहिए, मतलब कैसा, पहला 3x केमिकल ए प्लस केमिकल बी 2 आए, तो इसके लिए पी मटेरियल कितना अवेलेबल है, तो लेस देन इक्वल टू 120, एक तो 120 पूरा की पूरा कंपनी यूज कर सकती है 120 का 120, या फिर उससे कम, इसकी वजह से लेस देन इक्वल 120। दूसरी कांस्टेंट देखो कैसा आई थी, 2x प्लस कितना 5y लेस देन इक्वल टू कितना 160, मतलब क्यू के वास्ते जब क्यू मटेरियल है उसके लिए 2x केमिकल ए प्लस केमिकल बी, मगर कितना यूज कर सकते हैं क्यू मटेरियल, लेस देन इक्वल टू 160। और जैसे कि प्रोडक्ट पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू, वो तो पहले भी आ गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे अपन पहले मेंशन कर दी। अब ये हो गया कंस्ट्रेंट, तीसरी स्टेप होगी खत्म। अब उसके बाद डायरेक्ट फार्मूला, फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीबी, अरे कोई इसको फॉर्मूला वेरी सिंपल, बोलो क्या है इसका फॉर्मूला। सबसे पहले कंपनी क्या चाहती है, मैक्सिमम प्रॉफिट, इसलिए यहाँ पे क्या होना मैक्सिमाइज, इसको मैक्सिमाइज, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, z इज इक्वल टू कितना, ये मैक्सिमम प्रॉफिट है इसका, z इज इक्वल टू 350x प्लस 400y, मगर सब्जेक्ट टू का मतलब क्या, ये कंपनी के पास, ये कंपनी का एम है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, कितना प्रॉफिट, नंबर ऑफ प्रॉफिट वो चाहती है, मगर उसके पास सब्जेक्ट टू मतलब रिस्ट्रिक्शंस क्या है, तो इसके कंस्ट्रेंट आएंगे कि कंपनी के पास इतना अवेलेबल है बनाने के लिए 120, उसके बाद 2x plus 5y less than equal to 160, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, इतना करेंगे तो ये क्वेश्चन जनरली 4 मार्क के लिए एग्जाम में आता, दिस वन वेरी सिंपल वन। So you have to make how many steps you have to remember here, 4 steps.
First is the decision variable, second is the objective function प्रॉफिट से रिलेटेड है, और थर्ड वन इज द कंस्ट्रेंट, कंपनी के पास रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल है और कितना तैयार कर सकते हैं, बाउंड्री रिस्ट्रिक्शंस आर देयर, और चौथा मतलब फॉर्मुलेशन। फॉर्मूला एकदम सिंपल है, once you know the objective function and constraint you can find the formula for that one, very simple and very interesting bit is there। अब देखो, अब तीन क्वेश्चन होने के बाद चौथा क्वेश्चन तुम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सोच किया। अब जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। तो देखो अभी क्वेश्चन नंबर 4 पूरा समझ के सिवाय आगे जानेंगे नहीं अपन, और कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल बोल सकते हैं, इसमें किसी को नहीं समझाऊंगा तो लेक्चर भी बोल सकते हैं या फिर बाद में बोल सकते हैं, इंटरव्यू पर। तो सी आता हूँ, अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा वो देखो। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सी एन। अब देखो दिमाग में आना चाहिए, एक प्रिंटिंग कंपनी है, प्रिंटिंग कंपनी प्रिंट्स टू टाइप्स ऑफ मैगजीन्स, मैगजीन ए एंड मैगजीन बी। बस वन बाय वन करेंगे अपन। प्रिंटिंग कंपनी के दो टाइप के मैगजीन प्रिंट करती है, मैगजीन ए और मैगजीन बी। तो सबसे पहले वी हैव टू डिक्लेयर टू वेरिएबल। पहली स्टेप क्या है इसकी, डिसीजन वेरिएबल। अब कितने करेंगे वो नहीं बोलने वाला है ना। नाउ वी हैव टू द डिसीजन वेरिएबल फॉर दैट वन। तो डिसीजन वेरिएबल में क्या आएगा, सी एन। तो कितने प्रकार के मैगजीन है, दो प्रकार के मैगजीन है, मैगजीन ए और मैगजीन बी। तो अपन क्या बोलेंगे, लेट अब कितने नंबर ऑफ मैगजीन कंपनी ने प्रिंट करी वो मालूम नहीं है, इसलिए अपन क्या बोलेंगे, एक्स नंबर ऑफ मैगजीन। लेट एक्स नंबर ऑफ मैगजीन, मैगजीन ए एंड वाई नंबर ऑफ मैगजीन बी, बी प्रिंट बाय कंपनी, प्रिंटेड बाय कंपनी, प्रिंटेड बाय कंपनी, है ना। तो अपन डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे दो वेरिएबल्स। Now we have to declare the two variables here. First one is for magazine A, we denote it by the variable x, and for magazine B, we denote the variable by y. That is the first condition. Then what is on this one? Then x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. ये सबसे important step। तो कंपनी मैगजीन तैयार करेंगे तो मैगजीन नेगेटिव में तो हो ही नहीं सकते, कुछ चीज तैयार होगी मतलब इट इज द पॉजिटिव वन। सो दिस ये होगा पहली स्टेप। दूसरी स्टेप इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन की तरफ आ जाओ। अब देखो क्वेश्चन तुमको इजीली सॉल्व करने आएगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में देखो इसका पैसा मतलब कहां प्रॉफिट है, देखो देखो यहाँ पे दिया उसने, द कंपनी अर्न्स, कंपनी को अर्न मतलब फायदा, ₹10 and ₹15 ऑन मैगजीन ए एंड बी पर कॉपी। एक कॉपी के पीछे, मैगजीन ए के एक कॉपी के पीछे ₹10 का फायदा कंपनी को मिल रहा है, अर्न मतलब, और ₹15 मैगजीन की भी मिल रही है। उसका अपन सिस्टम लिखेंगे कैश फ्लो मेथड, एक कॉपी के पीछे ₹10, तो ऐसे x कॉपी बिकाया तो 10x का फायदा, एक कॉपी मैगजीन बी के पीछे 15 का फायदा, तो ऐसे y कॉपीज बिकाया तो कितने का फायदा, 15y का। तो टोटल प्रॉफिट क्या हो गया, दोनों की सम, है ना, दोनों की सम मतलब 10x plus कितना 15y is there. Let's get to the total profit which is to be maximized. Therefore, this one. So it's simple. Clipping upon the company earns क्या दिया वाला है, the company earns per copy means one, per copy of magazine A is equal to ₹10। तो अब मैं पूरा डिटेल में लिखूंगा ये सेम। therefore the company earns per की जगह पे क्या आएगा, x copy of magazine A is equal to कितना, एक के पीछे 10 तो 10x, x कॉपी के पीछे कितना फायदा 10x का। उसके बाद सेम, the company earns per copy of magazine B is equal to ₹15। Therefore, same, per is replaced by y copy
ऑफ मैगजीन बी इज इक्वल टू ₹15 आ गया। तो इसके वास्ते 10x और y यूनिट कैसे 15। तो देखो और लेट z बी द टोटल प्रॉफिट, ये दिख रहा है क्या? यस, लेट z बी द टोटल प्रॉफिट, z बी द टोटल प्रॉफिट which is to be maximize। वो क्या है? मैक्सिमाइज। तो इसलिए देखो z इज इक्वल टू कितना हो गया बोलो? z ये दोनों के एडिशन कितना? 10x प्लस 15y, ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है ना? z इज इक्वल टू 10x प्लस 15y, ये हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। दो स्टेप खत्म हो गए, डिसीजन वेरिएबल ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब क्या रहेगा उसका? कंस्ट्रेंट। अब मैगजीन ए और मैगजीन बी तैयार करने का है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो रॉ मटेरियल लगेगा ना, पेज लगेगा। इसमें क्या कहते हैं उसमें? हाँ, उससे पहले इसमें क्या थे? तीन मशीन्स थे, है ना? मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मतलब ये तीनों मशीन पे वो तैयार होगी, है ना? उसके तैयार करने के वास्ते। और उसके लिए कुछ टाइम दिया उसने, अवेलेबल टाइम। मशीन 1 के लिए 36 है, मशीन 2 के लिए। इसको अपन टेबल में लिखेंगे और कंस्ट्रेंट निकालेंगे। देखो तो ये तो हो गया क्या खत्म। अब कंस्ट्रेंट कैसे तैयार करेंगे? सी नाउ। तो द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये दोनों तो अच्छे समझ में आ गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, डिसीजन वेरिएबल। कंस्ट्रेंट में अगर से कंफ्यूजन है तो कंस्ट्रेंट में सबसे अच्छा काम प्रिपेयर अ टेबल एंड फाइंड द कंस्ट्रेंट। टेबल तैयार करो, कंस्ट्रेंट तुमको मिल जाएंगे। तो टेबल का मैंने एक ही फॉर्मूला बताया, देखो सबके लिए क्लियर नाउ। टेबल का फॉर्मेट कैसा है? एकदम सिंपल है, याद रखो। तो यहाँ पे पहले इसमें ये ऐसा हो गया, ये दो पहले इसमें डिवाइड दिस वन, ये मैगजीन ए, ये मैगजीन बी, और ये उसका कंपनी के पास टाइम अवेलेबल कितना है, अवेलेबल टाइम, अवेलेबल टाइम। ठीक है। अब देखो यहाँ सबसे पहले क्या आएगा? मैगजीन। मैगजीन कितने प्रकार के मैगजीन है? दो। मैगजीन ए, मैगजीन ए इसको वेरिएबल बोलेंगे अपन x। मैगजीन बी इसको वेरिएबल क्या बोलेंगे अपन? y। मैगजीन के बाद उसके बाद ये तीन मशीन पे तैयार हो रही है। यहाँ पे क्या? मशीन्स। तो कितने मशीन है? तीन मशीन। ये तीन मशीन के लिए ये तीन मशीन। ठीक है। तो देयर आर थ्री मशीन, दिस इज नथिंग बट मशीन 1, machine 2, and then machine 3 is there. Okay. Now, what is the question given to us? आप मुझे क्वेश्चन की तरफ क्या क्या बोला उसने देखो। Magazine A requires 2 hours on, इधर से आ जाओ, requires 2 hours on machine 1, 5 hours on machine 2 and 2 hours on machine 3। मैगजीन ए के लिए मशीन 1 पे 2 घंटे लगते, मशीन 2 पे 5 और मशीन 3 पे 2 घंटे मैगजीन ए के लिए। उसके बाद में मैगजीन बी रिक्वायर्स 3 आवर्स ऑन मशीन 1, 3 आवर्स, then 2 hours on machine 2 and 6 hours on machine 3 is there। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। And machine 1, 2, 3 are available for 36, 50 and 60 per week। per week उसका टाइम दिया वाला है। तो मशीन 1 के वास्ते कितना है? 36, 50 और कितना? 60। बस खेल खत्म। तो अब उसको कंपनी को मैगजीन ए अगर से प्रिंट करने का है तो मशीन ए पे उसको 2 घंटे, तो मशीन 1 पे उसको 2 घंटे लगते हैं मैगजीन ए के लिए, और मैगजीन बी के लिए 3। ना मशीन ए का टोटल टाइम कितना है? पर वीक दिए वाला है ना। अच्छा, साल भर करेंगे तो फायदा कैसे? मत जल्दी से जल्दी करेंगे तो न्यू कॉपी निकलते रहेंगे, इसलिए यहाँ पे टाइम का रिस्ट्रिक्शन रहता है। ये क्या है? पर वीक दिए वाला है। ठीक है, हर हफ्ते में इतना कंपनी के पास टाइम है, इतना अगर से वो इतने टाइम में कंपनी अगर से ज्यादा से ज्यादा मैगजीन करेगा तो उसको प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो बस टाइम बढ़ाते जाएगा तो प्रॉफिट कहां से मिलेगा उसको। तो इसकी वजह से इसके रेस्ट्रिक्शन क्या है? पहली इक्वेशन ऐसी तैयार होगी, क्या? 2x मशीन 1 के वास्ते 2x प्लस कितना? 3y, 2x प्लस 3y, और टोटल टाइम कितना है मशीन के वास्ते? लेस देन इक्वल टू 36। इसके ऊपर नहीं जा सकते, 36 से वही दाउ सकल नहीं। इट इज अ बाउंड्री एंड रेस्ट्रिक्शंस इज गिवन टू अस। चल दूसरी कांस्टेंट दो, फिर क्या आएगी? मशीन 2 के वास्ते दूसरी कांस्टेंट 5x प्लस 2y, और सॉरी डबल डबल हो गया 2y, और टोटल कितना है आपके पास? 50।
50 घंटे अवेलेबल है। एंड देन थर्ड वन, मशीन 3 के वास्ते मैगजीन ए तैयार करने का तो 2 घंटे लगते हैं, मैगजीन बी तैयार करने के लिए तो उसके पे मशीन 3 पे 6 घंटे लगते हैं, और मशीन 3 का टोटल टाइम कितना है 7। So how many constraints you got here? 3 constraints we got here. Now अब ये हो गया आपका तीसरी स्टेप। कंस्ट्रेंट में बताया मैंने, देखो टेबल करेंगे कभी भी 2 प्रकार के प्रोडक्ट यहाँ पे, उसका अवेलेबिलिटी और उसके बाद मशीन जो तो मशीन या फिर इंग्रेडिएंट है तो इंग्रेडिएंट जो भी रहेंगे। जैसे कि बिस्किट तैयार करने का है तो बिस्किट में क्या आएगा, बिस्किट, बिस्किट है, बिस्किट बी, उसके इंग्रेडिएंट क्या इंग्रेडिएंट है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, लाइक दैट ऐसा। और उसके बाद उसका जो दिया वाला है क्वेश्चन में सब दिया वाला है, दिल से कुछ भी नहीं करने का है, सब क्वेश्चन में दिया वाली इंफॉर्मेशन यू हैव टू यूज दैट वन। अब उसके बाद फार्मूला, अब फार्मूलेशन तो सबको आएगा, फार्मूलेशन ऑफ एलपीपी, बोलो इसका फार्मूला। फार्मूला इज डिपेंड ऑन टू थिंग्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कांस्टेंट। बोलो इसका पहला फार्मूला क्या है, मैक्सिमाइज, इसको मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू क्या था इसका मैक्सिमम फंक्शन 10x प्लस 15 और सब्जेक्ट टू मतलब कंपनी के पास ये रिस्ट्रिक्शन है, तो क्या है पहली रिस्ट्रिक्शन 2x plus 3y less than equal to 36 less than equal to 50 less than equal to 60 and 1 is the x greater than equal to 0, 1 greater than equal to 0. Now tell me any problem regarding that one? बोला काय अडचण आहे का आता सांगा बरं, बोला काय प्रॉब्लेम बोला, इससे कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, नहीं। आज एकदम व्यवस्थित सांगितलं तुम्हाला दमाने, काल थोडा फास्ट झाला असेल कारण थोडा नेटवर्कचा प्रॉब्लेम होता। आता काय अडचण आहे तुम्हाला, समजलं? नहीं सर, नाही समजलं का नाही? समजलं। असा आहे बघा, आता बघा ऑटोमॅटिकली तुम्हाला पुढच्या प्रश्नामध्ये लक्षात येईल काय काय करायचं। आता बघा मी नेक्स्ट क्वेश्चन वाचतो, तुम्हाला कसं कसं करता येईल ते बघा तुम्ही। ओके, 4 स्टेप मध्ये करायचं फक्त। ओके, सो वी हैव टू नाउ आई हैव टू रीड दिस वन। ये क्वेश्चन रीड करता हूं, उसके बाद तो गिव द आंसर फॉर दैट वन। ठीक है, वेरी सिंपल वन, ओनली 4 स्टेप्स आर रिक्वायर्ड। देखो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाओ, क्या है पांचवा क्वेश्चन, वेरी सिंपल। A manufacturer produces bulbs and tubes। ये खत्म हो गया, यही डिसीजन वेरिएबल खत्म हो गया है ना। 2 प्रकार के मैन्युफॅक्चरर प्रोड्यूस करा, बल्ब और ट्यूब। बल्ब के वास्ते x और ट्यूब के वास्ते y। आता बरेच मुलांना हे लक्षात येते की वस्तू लिहायचं आहे कसं, अरे तुमको जैसा आता वैसा लेट x नंबर ऑफ पैकेज ऑफ बल्ब एंड y नंबर ऑफ पैकेज ऑफ ट्यूब्स वी मैन्युफैक्चरर। तो इसका क्या था, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अगला उसके बाद में क्या, दिस मस्ट बी प्रोसेस थ्रू 2 मशीन्स। अब इसमें मशीन कितने, 2 ही है, M1 और M2 है ना। उसके बाद में क्या है, अ पैकेज ऑफ बल्ब रिक्वायर 1 आवर ऑफ वर्क। सेम अभी का क्वेश्चन है, सेम। तो यहां पे देखो, ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹13.5 पर पैकेज ऑफ बल्ब। पर एक पैकेज के पीछे 13.5, ऐसे x दिखाया तो 13.5x, एक के पीछे ₹55 पर पैकेज, किसके वास्ते, ऑफ ट्यूब के वास्ते। ऐसे y नंबर ऑफ ट्यूब दिखाया तो 55 है, लेट्स गेट द टोटल प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू 13.5x प्लस 55 है। अब कांस्टेंट के वास्ते इसका टेबल कैसा करेंगे हम, यहाँ पे क्या आएंगे बल्ब, और यहाँ पे क्या ट्यूब, इसको x और y, यहाँ पे टेबल, यहाँ पे मशीन M1 M2, कितना टाइम लगेगा, अवेलेबल टाइम खेल करता हूँ 15 तक। बस इसको व्यवस्थित लिखने का है। देखो अभी कैसा सबसे पहले लिखेंगे हम इसका डिसीजन वेरिएबल। 4 स्टेप बदल दे आपकी जिंदगी, डिसीजन वेरिएबल। तो क्या लिखेंगे अपन, लेट, अभी दिल से लिख रहे हैं अपन, लिख के दो लिख रहे इसको अपन, अपने दिल से लिखने का है इसको जो भी है। लेट x नंबर ऑफ पैकेजेस of bulbs and y number of packages of tubes be produced by manufacturer। first tell karo be produced by manufacturer, then x greater than equal to 0, y greater than equal to 0 is there। This first step is completed। now we proceed to the next one।
सेकंड स्टेप इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब बोलो जरा फास्ट फास्ट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज वेरी सिंपल वन। द प्रॉफिट बोला गया, अर्न बोला उसने, वो देखना है पहले। सीधे से प्रॉफिट बोला कि ये अर्न्स अ प्रॉफिट, तो कैसा मतलब शॉर्ट में लिखेंगे अपन द प्रॉफिट ऑन कितना, क्या बोला उसने, पर पैकेज। द प्रॉफिट ऑन पर पैकेज ऑफ bulb is equal to rupees 13.5. So same, therefore the profit on per is replaced by X package of bulb is equal to rupees 13.5X. मतलब same, the profit on per package of bulb की जगह पे यहाँ पे क्या है, ट्यूब्स is equal to रुपीस कितना दिया वाला है, 55. So therefore, so the profit on per is replaced by Y package of tube is equal to rupees 50Y 55Y. एक पैकेज ऑफ बल्ब के वास्ते 13.5 का फायदा, तो ऐसा X पैकेज बिकाएंगे तो 13.5X का फायदा। एक अगर से पर पैकेज ऑफ ट्यूब बिकाएंगा तो 55 का फायदा कंपनी को, तो ऐसे Y यूनिट अगर से इसमें बिका दिया तो कितने का फायदा, 55Y। तो टोटल कंपनी में दोनों तैयार हो रहे, बल्ब और ट्यूब, तो प्रॉफिट दोनों के एडिशन। तो लेट्स दैट बी द टोटल प्रॉफिट व्हिच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। लेट्स सेट बी द टोटल प्रॉफिट व्हिच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। बस, तो देयरफॉर z इज इक्वल टू क्या हो गया बोलो, z इज नथिंग बट 13.5x प्लस 55y। दूसरी स्टेप वेरी सिंपल वन, डिसीजन वेरिएबल ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आप जाएंगे, ये अगर से कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो कंपनी के पास क्या क्या अवेलेबल है, कितने मशीन है, कितना टाइम है उसके पास, वो देखेंगे अपन। तो वो इसके कांस्टेंट, these are also called as the restrictions. So what is the restrictions here? CNR. तो उसके restrictions देखेंगे अपन। So these are called as the constraints. Constraints are also called as the restrictions are there. Constraints are also called as the restrictions. So see now, आप देखो टेबल एक ही पैटर्न का, समझिए एक ही पैटर्न का टेबल। कैसा पैटर्न का टेबल, ये है ऐसा। see now, ये पैटर्न का टेबल। सबसे पहले पहली स्टेप ये, तो ये इस वन, इसके दो प्रकार, उसके बाद में ये ट्यूब बल्ब के वास्ते, ये ट्यूब के वास्ते, और ये अवेलेबल टाइम। चलो ठीक है, ये क्या हो गया, बल्ब। बल्ब के लिए क्या लिया फिर हमने, बल्ब x, ट्यूब के वास्ते y, और अवेलेबल टाइम। यहाँ पे क्या है, मशीन्स, दो प्रकार के मशीन है। और ये प्रोडक्ट ले लो, इसमें प्रोडक्ट, कंपनी के प्रोडक्ट। खेल खत्म, ये होगा टेबल तैयार। बोलो पहला क्या है, मशीन M1, मशीन M1, मशीन M2। बस बोलो मशीन M1 के वास्ते क्या लग रहा, मशीन M1 रिक्वायर्स 1 आवर्स बल्ब के वास्ते, मशीन 1 पे M1 के वास्ते 1 आवर और M2 के वास्ते 3 आवर्स। सॉरी, क्वेश्चन में जाओ, ट्यूब के वास्ते कितना, मशीन 1 पे 2 आवर्स और मशीन 2 पे 4 आवर्स। ठीक है, और टोटल टाइम मशीन 1 के वास्ते 10 और मशीन 2 के वास्ते 12। सभी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में थी, व्हाट्सएप क्वेश्चन में थी। ओके, a package of bulb require 1 hours on machine M1 and 3 hours on machine M2. A package of tube require 2 hours on machine M1, 4 hours on machine M2, and total time is given in this one, last में ये वाला है, at most 10 hours a day and machine M2 requires 12 hours a day। बोलो पहली कंस्ट्रेंट क्या होगी, फिर खत्म। पहली कंस्ट्रेंट 1x plus 2y less than equal to 10। दूसरी कंस्ट्रेंट 3x plus 4y less than equal to 12। कहता कंस्ट्रेंट है। बल्ब तैयार करने का है तो मशीन 1 के लिए, मशीन 1 का कितना घंटे लग रहे हैं बल्ब तैयार करने के लिए, मशीन 1 के लिए 1x plus 2y, और मशीन 1 का टोटल टाइम कितना है, लेस देन इक्वल टू 10। मशीन 2 के लिए बल्ब तैयार करने का है तो मशीन 2 पे कितने घंटे लग रहे हैं, 3